नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस YouTube चैनल के ऊपर में बहुत बहुत आपकी स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो पूरे भारतवर्ष में संगीत के किसी भी संगीत शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास के सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन हर तरह के प्रश्न जो है वो ऐड करते हैं। तो आप ये ना देखें कि ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ही होगा या फिर यूपी टीजीटी के लिए होगा या फिर एमपी में वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए होगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी संगीत के आप टीचर बनने के लिए एग्जाम में बैठते हैं, वहां वो चीजें आपके आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये टाइटल दे देने से संगीत में जो चीजें है वो बदल जाएंगे, ये बैच वो बैच लॉन्च कर देने से चीजें चेंज होगा, है ना। जो पढ़े हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काफी अच्छा होने वाला है। आप अपने आप पे आपको भरोसा रखना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि भरत मुनि चेंज हो जाएंगे, नाट्यशास्त्र चेंज हो जाएंगे या मतंगे की बातें चेंज हो जाएंगे, सारी की सारी वही रहेंगे कि सारा प्रबंध को क्या मारे, प्रबंध क्या अंग, धातु वातु, जितने भी चीजें आपको पढ़ने हैं राग ताल से सब चीज वही हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि कोई टाइटल दे देने से, कोई नया बैच लॉन्च कर देने से दादरा 6 मात्रे की ताल नहीं होकर के 8 मात्रे की हो जाएगी। इससे कुछ नहीं होने वाली है। तो चलिए, केवल आपको अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ में अभ्यास करना है। बैच की आवश्यकता उनको होती है जो अभी तक कभी भी बैच नहीं किए हैं, तो एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। बाकी जो पढ़े हैं, यकीन मानिए आप अपने केवल नोट्स को बार बार पढ़िए और जो भी यूट्यूब पे तमाम प्रैक्टिस है उसको आप टीचर के माध्यम से करिए, अलग अलग चैनल्स पे जा करके, और कुछ प्रैक्टिस सेट आप घर पे खुद से जज करने, खुद से लगाने के लिए मंगा रखें। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, नहीं तो समय काफी हो जाएगा। और इसी सिलसिला में 2950 नंबर प्रश्न के साथ आज के सीरीज शुरू करते हैं। पिछले दिन 2949 नंबर के प्रश्न तक हम लोग कर लिए, है ना। तो एकदम क्रम से लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्रश्न है, श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों की अपेक्षा क्या होती है। भाई, स्वरों की अपेक्षा श्रुतियों का अंतराल जो है वो क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो क्या कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कोई नहीं होता है भाई। तो स्वरों की अपेक्षा अगर बात कर लेंगे तो श्रुतियों का अंतराल कह रहा है, गैप कह रहा है, तो भाई गैप क्या होगा, भाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो सही जो जवाब होगा वो आपके सामने ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे, और इससे पहले अगर अभी तक अगर आप लोग काफी प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं होती है ना। आप बहुत प्यार आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। इस चैनल को मात्र 2-3 महीने ही खोले हुए हैं और अच्छे खासे आप लोग आप खुद से सब्सक्राइब भी किए हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर वर्डिंग में प्रॉब्लम होगा तो हमारी बातों को सुनेंगे, हो सकता है अगर कहीं कटे तो कोशिश करेंगे कि कहीं नहीं कटे, आपको क्लियर वे में सारी चीजें दिखे। प्रश्न है गुरु कि राग में तीरों भाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तीरों भाव का प्रयोग जो है वो राग में किसके लिए करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों में छिपाने के लिए, कि भाई कहीं दूसरे राग के स्वर से टच ना कर जाए, है ना, दूसरे राग की छाया ना आ जाए, इसीलिए तीरों भाव का प्रयोग करते हैं। या फिर प्रस्तुति में विभिन्न प्रकार की तानों के प्रयोग के लिए करते हैं, है ना। एक एक ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे, नहीं तो ऑप्शन भी ब्लैक से है और ये भी सब ब्लैक से मिक्स हो जाएगा ना। रचना में मृदंग के बोलों के प्रयोग के लिए या फिर आवाज के उतार चढ़ाव के लिए, कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो देखिए, राग में जो तीरों भाव का जो हम प्रयोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरे राग के जो स्वर होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं टच ना हो जाए, तो ये आपके ए ऑप्शन सही होगा कि बढ़ंत रागों के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य रागों के स्वरों से छिपाने के लिए जो है राग में तीरों भाव का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन गुरु सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम मजे से आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। जहां आंदोलन की बात आएगी, एकदम करो और मरो वाली जो बातें हैं, गुरु आ जाना है एकदम सामने। टीचर का काम है अच्छे से पढ़ाना और आपके काम है अलग अलग छात्र नेता को सपोर्ट करके वैकेंसी निकलवा लेना। और एकदम मस्त जो है, हम लोग अपने काम पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा करा पाएंगे। वैकेंसी आएगी, तैयारी करिए, मस्त तरीके से एकदम जॉब ले जाइए, हो जाएगा ना। राग मालिका तिलसाना, पहल तिलसाना नहीं, यहाँ पे तिल्लाना ही होगा गुरु, यहाँ कोई डाउट नहीं। राग मालिका तिल्लाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताओ भैया कि कौन ऐसे संगीतज्ञ हैं कि जिनके द्वारा पहली बार राग मालिका तिल्लाना प्रस्तुत किया गया था।
क्या त्यागराज के द्वारा या फिर राम स्वामी दीक्षितर के बारे में, दक्षिण भारत में सब ज्यादा चलता है, बाला मुरली कृष्ण या फिर आपका पंचमारबू फटाफट से बताएंगे। जैन धर्म में आपको पंचमार्बू से संबंधित बहुत सारी बातें देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। दक्षिण में भी रामायण है। तो यहाँ पे हम अब अगर प्रश्न पे रहे तो राम मालिका तिल्लाना पहली बार अगर किसी के द्वारा संगीतज्ञ के द्वारा उल्लेख किया गया तो वह है आपके बाला मुरली कृष्ण। ये याद रखेंगे, सी ऑप्शन ही सही होंगे, है ना। मजेदार प्रश्न, काफी बढ़िया प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। प्रैक्टिस सेट बना रहे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो आपके लिए डाल रहे, ताकि अभी आने वाले जितने एग्जाम है सब में आपको काम आ जाएगा। तो आपको 4 और 5 ऑप्शन नहीं देखना है, प्रश्न की प्रवृत्ति को देखना है कि क्या चीजें आपको इससे संबंधित अभी तक इस पे प्रैक्टिस किए नहीं, अगर किए हैं तो भूल तो नहीं किए, एकदम उसको एकदम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता बरकरार रखना है। इसका किनका भी कर लेंगे, किनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था, क्या प्लेटो का था, अरस्तु का था, हीगल का है या फिर आपका वामगार्टन का है। ध्यान से समझेंगे प्रश्न को, किनका सौंदर्य जो है वो चिंतन आध्यात्मिक था। तो इसमें सही जो जवाब होगा आपका अरस्तु के जो है वो आपके आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर में है, ठीक है। तो ये आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे गुरु। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं गुरु, तो ये रहा आपके सामने, काफी मस्त प्रश्न है ना। तो ये आपके जो ये 2554 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा कर ले, नीचे का भी प्रश्न देख पा रहे हैं क्या? चलिए नीचे का प्रश्न देख रहे हैं तो और नीचे कर देते हैं। अब ये रहे आपके सामने ये प्रश्न, ये बड़ा वाला हो जाता है जी, इतना बड़ा नहीं होना है, बस काम ही चलना है। चलिए, जिंदगी है, मुस्कुरा के जीते रहेंगे, हर समस्या कुछ भी हो, है ना, हंस हंस के किसी तरह से एकदम चुनौती करके आगे जीवन में बढ़ते रहना है। अगला सवाल है 2954 नंबर का कि मातु शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अर्थ में प्रयुक्त किया गया, किसके लिए अर्थ में प्रयोग किया गया है मातु शब्द, है ना। तो क्या वो मुकाम के लिए, है ना, इसके अलावा गीत का साहित्यिक अंग के लिए, मात्रा के लिए या फिर मूर्ख के लिए, कौन सा सही होगा? तो मातु जो शब्द है वो आपके गीत के साहित्यिक अंगों के लिए मातु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगले प्यारा सा प्रश्न। इसको तो अब तक जितने विद्यार्थी यूट्यूब पे प्रश्न कर रहे हैं उससे बनाए होंगे, एकदम मार के धुआं उड़ा देंगे। बीच बीच में ऐसा मजेदार प्रश्न रहेगा जिसको मतलब देखते ही आपको आएगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा, और फिर आप एक्साइटेड होंगे, फिर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ताकि कठिन सवालों के ऊपर में आपकी वो एनर्जी लगेगी। और जब अगर गलत हो जाएगा तो एक बार दम सेट हो जाएगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। सामवेद के 2 प्रधान भाग कौन है? आप सब जानते हो कि आर्चिक और गान। आर्चिक और गान सामवेद के 2 प्रधान जो है वो भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके सामने काफी कीमती सवाल। भाई ये सवाल जो है वो डायमंड से भी बढ़ करके है, ये बात मानो या ना मानो, लेकिन आपको ये करना है कि ये हीरे से बढ़ करके ये सवाल जो है वो हमने लगाया यहाँ पे। काफी अनोखा सवाल है, प्रश्न आते हैं, है ना। हीरा मिल जाए तो कुछ नहीं होने वाला है, वो एक पत्थर का टुकड़ा जहां रखोगे वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इन सभी सवालों को करके अगर आप नौकरी पाते हैं तो पूरे जीवन में लाइफ एकदम भैया सेट है ना। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार विपंची, ये शब्द पे फोकस ही करना है, प्रश्न किए हैं, याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। विपंची शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीणा के लिए किया जाता है? 9 तंत्री बीणा, सप्तंत्री बीणा, 12 तंत्री बीणा या फिर आपके त्रितंत्री बीणा, कौन सी हो जाएंगे? यहाँ थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि और आपको एकदम इजिली क्लियर वे में दिखे, कहीं से कुछ कटने जैसा समस्या ना हो जाए, है ना। चलिए फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, आप सब जानते हो कि 9 तंत्री। चित्रा बीणा की बात करते तो 7 तार हो जाता, लेकिन यहाँ विपंची बीणा है गुरु, तो विपंची बीणा के लिए 9 तंत्री बीणा सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम समय में 20 प्रश्न जो है वो आराम से देखेंगे। प्रश्न अगले है आपके सामने कि सरगम स्वर लिपि और सांकेतिक स्वर लिपि किसने बनाई है? ये बहुत बढ़िया है और हिट प्रश्न है कि सरगम स्वर लिपि और कौन सा स्वर लिपि कर रहा है? सांकेतिक स्वर लिपि। ये दोनों स्वर लिपि कौन बनाए हैं? क्या मौला बख्श बनाए हैं? मौला बख्श गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये मौला बख्श समझ आइएगा, कृष्णधन बंदोपाध्याय बनाए हैं या पंडित वीडी पलुष्कर के द्वारा बनाया गया, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा बनाया गया?
तो ये आपके कृष्णधन बंदोपाध्याय जो है, याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा सांकेतिक स्वर लिपि और आपके सरगम स्वर लिपि जो है वो लाई गई है। तो ये आपके बी ऑप्शन जो है वो गुरु सही हो जाएगा। एक बार और भी करना चाहते हैं कि जिनको अगर बैच की आवश्यकता है, हमारे यहाँ बस 599 रुपया में आपको क्या लिख दिए, 599 रुपया में टीजीटी पीजीटी के लिए काफी अच्छा सुंदर वाला बैच मिलेगा, है ना। लेकिन कहीं भी बैच कर लिए हैं तो बेकार है, कुछ ही चीजें आप नया सीखिएगा, लेकिन सीखिएगा जरूर हर क्लास में नया। और हमसे कभी भी अगर क्लास कर ली तो फिर आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है। तो ये टीजीटी पीजीटी का बैच जो है वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। कहीं दिक्कत होता है तो यहाँ पे नंबर है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और पहला आपका एक डेमो बेसिक क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास फ्री है। तो एप्लीकेशन पे जाएंगे आप तो ऑल वीडियोस जो होगा वहां पे, तो उस बॉक्स में जाएंगे तो एक डेमो क्लास फ्री मिल जाएगा। पहले आप डेमो करेंगे, उसके बाद ही बैच आप परचेज करेंगे। लगेगा कि पहले क्लास में कुछ अच्छी चीजें आपको महसूस होगी कि हमने सीखा, तो वो बेसिक है, बाकी के सारे क्लास में लेवल बढ़ते चली जाएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो पहला क्लास में अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तब लगेगा कि वहां आप डिसाइड करिएगा। तो इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, हर क्लास में बोलते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, है ना। चलिए, ये नए बच्चों के लिए जो कभी भी बैच नहीं किए हैं या अभी स्टेट के आगे तैयारी करने वाले हैं, तमाम तरह के डाउट है वो। और अगर बैच लेने में कहीं दिक्कत होगा तो नीचे नंबर है। और एक बात और कहेंगे, जो खास करके जो दिव्यांग होते हैं, जो महिलाएं होते हैं जिनको पढ़ने में परेशानी है, तो वहां पे हम आपको अपने तरफ से डिस्काउंट दे सकते हैं। 599 का जो बैच है, यहाँ पे हम आपको 549 का बैच जो है वो करा देंगे। लेकिन एप्लीकेशन पे अगर आप पेमेंट कटाते हैं तो वहां कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको ये जो नंबर दिख रहा है, ये मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और अपनी समस्या रखना है। अब ये नहीं कि पैसा मतलब बहुत सारा है या समस्या बताना, वैसा नहीं करना है। फाइनली आप सही में प्रॉब्लम से चल रहे हैं तो कुछ पैसे की हम रिलीफ आपको करा सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया गुरु। अब क्या बढ़ रहा है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये रहा देखो मारो वाला प्रश्न आ गया आपके सामने। इस तरह का प्रश्न तो बहुत बार किए हैं कि पुष्टि मार्ग के जनक कौन है, पुष्टि मार्ग के जनक कौन है। ये तो प्रश्न दम पक्का करें कि आप लोग बनाइएगा। आदि शंकराचार्य या फिर श्री वल्लभाचार्य रामामात या फिर आपका कुंभन दास हो जाएंगे। तो पुष्टि मार्ग, जैसे ही पुष्टि मार्ग आता है अब वल्लभाचार्य के तरफ में चले जाते हैं, तो ये सही जवाब श्री वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन है गुरु, एकदम सही है। आइए अगले सवाल के तरफ में मुस्कुरा मुस्कुरा आगे बढ़ते रहना है और जीवन के हर एक पल को यूं मुस्कुरा कर जीते रहना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है गुरु, है ना। एक बात तो जिंदगी में कुछ सत्य है या नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जन्म और मृत्यु तय है कि जन्म हुआ है तो मरना तय है, उसी तरह से दुख है तो फिर झेल लेने के बाद सुख तो आएगा, चाहे जिस भी रूप में आए सुख आएगा, है ना। तो एकदम मुस्कुराते रहिए। पश्चात वाद्य वृंद संचालक कौन रहे हैं, ये बहुत ही अनोखा प्रश्न छांट करके लेकर के आए हैं। अगर प्रश्न आप पहले किए हैं और शायद नजर से अंदाज कर दिए हैं तो इस बार नजर अंदाज नहीं होनी चाहिए। इस बार एकदम श्योर मारिए, एकदम बढ़िया से, चूंकि ये जो प्रश्न है ना आने की संभावना ज्यादा है और जब भी आएगी ना यकीन मानिए सबको नया जैसा फील होगा, लगे कहां से पूछ दिया भाई, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। क्या वो हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर है, उस्ताद अलाउद्दीन खां है या फिर जुबिन मेहता है। कॉमन सेंस लगाने वाले इसको ऐसे ही टिक आउट कर करके लेके चले जाएंगे कि पश्चात वाद वृंद संचालक कौन रहे हैं, है ना। तो ये है। अब इसमें ध्यान रखेंगे तो एक बात आपको बताएं कि जुबिन मेहता जो है, ये इनका जन्म मुंबई में और 1936 में इनका जन्म हुआ था। जिस साल भारत में ऑल इंडिया रेडियो आप पढ़े होंगे, हालांकि रेडियो पहले ही आई थी, तमाम चीजें हम आपको बैच में पढ़ाएं कि रेडियो कहाँ है, कैसे संगीतज्ञ जो है वो दिल्ली में जब रेडियो के ऊपर में कार्यक्रम रखते थे तो वहां से सुदूर दूर जो है से कि हजार किलोमीटर के लोग कलाकारों को पहली बार सुनते थे, सुनने का मौका मिला। तमाम तरह की बातें हम लोग करने किए थे वहां पे। और ऑल इंडिया रेडियो 1936 के बाद के उसी साल इनका जन्म हुआ था जुबिन मेहता का। इनके पिताजी वायलिन वादक पहले से ही रहे थे और इन्होंने धीरे धीरे पश्चात के जो ऑर्केस्ट्रा बैंड वगैरह होते हैं उन सबके अच्छे तालीम लिए और वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में, न्यूयॉर्क से लेकर के तमाम जगह पे ये परफॉर्मेंस भी दिए, है ना। पाश्चात संगीत को रिप्रेजेंट किए। दुनिया भर में तमाम तरह के अवार्ड इनको दिया गया है। भारत में भी जो है इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, 2001 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ये सारे अवार्ड दिए हैं। और एक अनोखा बात जो बताने वाले हैं, देखिए किसी वीडियो में इनके बारे में नहीं बताया तो आज बता दे रहे हैं।
अभी ये मरे नहीं है। अब हम डिपेंड करता है आप क्लास को कब देख रहे हैं। तो हम जिस क्लास में अभी बोल रहे हैं ये क्लास आपका याद रखेंगे 2026 में क्लास है। और आज कितने तारीख है तो ये बता दे, आज जो है वो आपका 2 अगस्त है। ठीक है, तो ये कभी भी आप देख रहे हैं तो अगर 1-2 साल के बाद क्लास को देख रहे हैं सभी दिन फायदेमंद होगा। लेकिन देख लीजिएगा कि क्या इनका निधन हो गया क्या, लेकिन फाइनली इनका निधन नहीं हुआ है। तो आप जोड़ सकते हैं कि अभी 1936 में जो जन्म लिए हुए व्यक्ति जो है वो अभी चल रहा है 2000 क्या चल रहा है भाई, 26 चल रहा है। तो जोड़ देख सकते हैं कि कितने साल तक ये अभी जिंदा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये संचालन किए हैं पाश्चात आपका वाद्य वृंद का। क्लियर है, ये इनका नाम क्या है तो जुबिन मेहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। इसी तरह के जो प्रश्न आपको कराएं ऐसे ही छांट करके 99 रुपया के जो आपको एप्लीकेशन पे दिखता होगा एक मॉक टेस्ट लगाने का, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो ऐसे ही छांट कर करके प्रश्न जो है वो घराना से, वो आपके नृत्य से, अलग अलग जगह से लिए और बीच बीच में कुछ जो है इजी सवाल भी डाले हैं ताकि आपको बीच में एनर्जी फील कराते रहे वो, है ना, और एनर्जी दे अगले अच्छे सवाल के ऊपर में। अगला प्रश्न है, आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? क्या नाद का छोटा बड़ापन से, या फिर नाद का ऊंचा नीचापन से, नाद की ऊंचा जाति से, या फिर आपके ध्वनि उत्पादक पदार्थ से? फटाफट से बताएंगे। तो नाद की आंदोलन संख्या आप पढ़ते हो 240, 270, इससे आप क्या पढ़ते होंगे कि भाई जैसे जैसे नाद के आंदोलन की संख्या बढ़ेगी तो स्वर का कहीं ना कहीं जो है वो ऊंचाई हो जाएगा, आंदोलन की संख्या कमेगा तो नीचा, तो ये क्या हो जाएगा, नाद का ऊंचा और नीचा। नाद जब भी पढ़िएगा तो नाद तो देखिए सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये निर्भर होता है कि जब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उससे प्रश्न कैसे कैसे अलग अलग आयाम से और अलग अलग शब्द दे करके पूछा जा सकता है। अगर उस तरीके से अगर थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कोई हम पढ़ा दिए तो हम ही एक कर्नाटकी संगीत पढ़ाएंगे। कर्नाटकी संगीत, पश्चात संगीत, ताल के बारे में, राग के बारे में, घराना के बारे में, संगीतज्ञों के जीवनियों के बारे में, है ना, सारे संगीत के इतिहास से लेके तमाम चीज सब लोग पढ़ाएंगे, वही हम लोग भी पढ़ाएंगे और भी लोग पढ़ाएंगे। लेकिन कैसे पढ़ना है तो जो लोग खुद से हजारों हजार प्रश्न बना चुके होते हैं तो एक तो उनको आइडिया लग जाता है कि ऐसे ऐसे सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो इस पे बहुत काम करना है आपको, और यदि पहले से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपके लिए और सुविधा। आप खुद ही जान रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न इस पे हम डील किए, लो भाई ये आ गया, तो आपको एक कहीं ना कहीं समझ विकसित बनेगा। फाइनली सही जो जवाब होगा 2960 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, काफी मजेदार प्रश्न आ गया, इसको तो आप आराम से टिक आउट करके उड़ा दीजिएगा, है ना। मस्त प्रश्न है, आगरा घराने का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सब लोग पढ़ाते हैं, जैसे आगरा घराना टाइटल देंगे तमाम तरह की बातें जो है वो आपको बताने लगेंगे। क्या हाजी सुजान खां होगा, गग्गे खुदाबख्श, पीर बख्श, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप लोग जो है वो इसका आंसर करेंगे। फटाफट से जो है वो आपको बताना है कि आगरा घराने का प्रवर्तक किसे माना जाता है। सही बात अगर बोले तो आप सब जानते हो कि आगरा घराने के जो प्रवर्तक है वो हाजी सुजान खां इसके प्रवर्तक फाउंडर है। और अगर प्रचार प्रसारक की बात करें तो गग्गे खुदाबख्श है। अब सवाल यूं कहीं घुमा करके आएगा, थोड़ी सी बातें बता दे, सारी बातें हम लोग तो पढ़ाए थे। फाइनली आगरा घराने की बात कर लेंगे तो इसे ही अब हम आपको वहीं पे जैसे आगरा घराना टाइटल मरवाते थे तो बैच में सब पढ़ाए हैं कि आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहते हैं। अब कई लोग ये सब क्वेश्चन मार के सीखता है, लेकिन थ्योरी जैसी चला तो सब चलेगा। आगरा घराने को ही क्या कहते हैं भाई, तो इसे रंगीला घराना कहते हैं। और इसके जो प्रवर्तक है इसमें दो मत आते हैं सामने। एक ठाकुर जयदेव सिंह जो है वो कहते हैं कि इसके प्रवर्तक जो है वो फयाज खां है। याद रखेंगे कौन है भाई, फयाज खां। लेकिन दूसरी मत जो आती है सामने वो कहते हैं कि अलख दास। याद रखेंगे कौन थे, एक अलख दास थे, एक आपके मलुक दास थे। दो व्यक्ति है और अलख दास की वंश परंपरा से इस घराने की शुरुआत होती है। अलख दास जो ध्यान सुनेंगे पहले हिंदू थे, बाद में किसी एक कारणवश इसे मुसलमान में परिवर्तन होना पड़ा, मुस्लिम बने। और इन्हीं के जो बेटे हैं उन्हीं का नाम हाजी सुजान है। याद रखेंगे तो हाजी सुजान जो है गुरु, ये हाजी सुजान किनके बेटे थे, तो अलख दास के बेटे हैं। और याद रखेंगे जिसे हम इस घराने के संस्थापक के रूप में जानते हैं, ये अकबर के दरबार से संबंधित है। ये सब भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, है ना। और ये आपके संस्थापक है अकबर के दरबार से। अब इनके वंश परंपरा के अगर आगे की कहानी बढ़े तो ये गग्गे खुदाबख्श इनके पोते हैं। याद रखेंगे वो हाजी सुजान के पोते जो है
वो आपके घग्गे कौन है? तो खुदा बख्श, और यही आगरा घराने के प्रचार प्रसार कहलाते हैं। अब घग्गे खुदा बख्श से भी अगर आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं के जो है वो आपके बेटे, जिनका नाम क्या है, तो इनके बेटे का नाम गुलाम अब्बास खां है। सब नाम आप लोग पढ़े होंगे, खाली पढ़ने का सीक्वेंस और क्रम सबका अलग अलग होता है। तो ये गुलाम अब्बास खां की बात करेंगे तो ये गुलाम अब्बास खां घग्गे खुदा बख्श के कौन हो गए? बेटे। और गुलाम अब्बास खां के अगर बात कर लेंगे, इधर लिख देते हैं, तो आपके फयाज खां थे, इसमें नहीं है तो इधर लिख देंगे, तो आपके कौन आ जाएंगे? फयाज खां, है ना। फयाज खां जब अपनी मां के गर्भ में 3 से 4 महीने के ही थे तो इनके पिताजी का निधन हो जाता है। इन्होंने जब जन्म के बाद अपने पिता की चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मां के गर्भ में ही थे, तो इनके पिता का क्या हो गया था? निधन। तो इनका लालन पालन जो है वो आपके गुलाम अब्बास खां इनके नाना जी करते हैं। इनके बारे में बहुत तरह की कहानियां हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, जहां से पॉइंट से क्वेश्चन भी वगैरह भी आते हैं। ये हो गए। अब फयाज खां के गुरु से पूछ लिया जाएगा, इनके जो फयाज खां के शिष्य परंपरा से कई सवाल आएंगे, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे अजमत हुसैन खां के बारे में बात करें, या फिर सरफराज हुसैन के बारे में बात कर लेंगे, या फिर एम.एन. रातजनकर के बारे में बात कर ले, दिलीप चंद्र बेदी के बारे में बात कर लेंगे। ये सब शिष्य रहे हैं किनके? फयाज खां। तो एक पढ़ने का अपना अपना स्टाइल होता है, पढ़ने पढ़ाने का। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा, सेट वगैरह भी मारिएगा तो अच्छा आएगा। फाइनली इसको तो आप ऐसे भी उड़ा दिए होंगे, कौन हो जाएंगे? हाजी सुजान। क्लियर। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे यूट्यूब पे आपको एमसीक्यूज में ए भी कराए, लेकिन कुछ कुछ बीच में हर सीरीज में आपको कुछ चीजें बताते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ समय आप देते हो तो आपको खराब यूट्यूब पर भी समय देना बर्बाद ना जाए, है ना। चलिए अगले सवाल आपके सामने है, प्रसिद्ध संगीत शास्त्री का नाम बताइए। इसमें कौन से प्रसिद्ध संगीत शास्त्री हैं? क्या वो किशोरी अमोनकर है, प्रभा अत्रे हो जाएंगे, पंडित जसराज हो जाएंगे, या फिर बीसी देवा हो जाएंगे? तो ज्यादा ये सब कलाकार है। सबसे प्रसिद्ध संगीत शास्त्री की बात कर लेंगे तो बीसी देवा यहाँ पे आपके हो जाएंगे। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो ये आपके बहुत ही मजेदार और अच्छा सवाल है। उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर हमारे सेशन को ध्यानपूर्वक एकदम केयरफुली तरीके से अगर सुन रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर सही कर पाएंगे। याद रखेंगे, सरफराज हुसैन के गुरु कौन थे? क्या वो घग्गे खुदा बख्श है, नत्थन पीर बख्श है, नत्थन खां है, फयाज खां है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी अब आपको बोले कि चाहे तो सरफराज हुसैन रहे या फिर आपके अजमत हुसैन रहे, तो अजमत हुसैन और सरफराज हुसैन दोनों के दोनों शिष्य रहे हैं किनके भाई? तो ये फयाज खां के शिष्य रहे हैं। ये याद रखेंगे, फयाज खां के शिष्य। इनके अलावा और भी शिष्य, दिलीप चंद्र बेदी का भी नाम हम लिए, है ना, एम.एन. रातजनकर का भी नाम लिए। तो सारी चीजें ध्यान से देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आइए। सीरीज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेन तो मोटिवेशनल हमारा पावर वही है, तो प्लीज एकदम पावर को बढ़ा करके रखिए, है ना, ताकि आपके लिए बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा। अगले सवाल, इनमें से परमेल प्रवेशक राग कौन है? मार के तो धुआं उड़ा दिए होंगे ऐसे प्रश्न को देखते ही। अब आप चूज भी कर ले होंगे कि इसमें से परमेल प्रवेशक राग कौन है भैया? क्या वो श्री है, भीमपलासी है, ललित है, या मुल्तानी? तो राग मुल्तानी की बात कर लेंगे तो ये आपके परमेल प्रवेशक राग है ना। इसकी अगर बात कर ले जाती के तो आप सब जानते हो आपका औडव संपूर्ण होता है, आरोह में रे और अगर ध की बात कर ले वर्जित है, और आपके ऐसा नहीं कि रे ध नहीं होता है, आप पढ़ेंगे कि मुल्तानी में रे और ध को शुद्ध कर देंगे बाचा जी, तो ये आ जाएगा कौन सा राग? तो मधुबंती आ जाएगा। मधुबंती याद रखेंगे, कौन आ जाएगा? मधुबंती आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रे ध को जैसे ही शुद्ध करेंगे तो मधुबंती, और मधुबंती में अगर रे ध कोमल कर देंगे, याद रखेंगे रे ध कोमल कर देंगे, तब क्या आ जाएगा? तब निकल के आ जाएगा मुल्तानी। ये सब तो पढ़े और प्रश्न भी आएंगे, है ना। मधुबंती जिसे हम अंबिका राग के नाम से भी जानते हैं, ये सारी सवालें आएंगे। मुल्तानी हो जाएगा, और मुल्तानी के थाट कौन सी हो जाएगी? तो मुल्तानी के थाट तोड़ी हो जाएगा। सारी चीजें याद रखेंगे, जाति क्या है, थाट क्या है ना, इसका आरोह अवरोह, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और फाइनली किधर आ गया प्रश्न? इधर आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं गुरु। ये रहा आपके सामने काफी शानदार और प्यारा सा प्रश्न, एकदम अच्छे प्रश्न। हर प्रश्न को टाइप कराते 20 रुपया खर्चा करते हैं, 25 रुपया अलग से आपके लिए, है ना। 20 क्वेश्चन, हालांकि 20 रुपया 25 रुपया ही उनको देते हैं, जो भी कम है। आप लोग जल्दी जल्दी प्यार आशीर्वाद दीजिए कि जो टाइप करते हैं उनका भी 10-5 रुपया इंक्रीज किया जाए। कोई फायदा नहीं होता है इस चैनल से भी, और संगीत से बैच अगर कोई महीने में 1-2 लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एकदम नेचुरली बात बताते हैं।
100 प्लस डाउन लीडर है, जिसमें अलग अलग समय में जो हमारे पहले से जो जानते हैं टीचमेंट पे हम क्लास दे रखे थे, उसी में जो हमें जानते थे क्लास पढ़े थे वही लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में नया एप्लीकेशन जब आया था VR एजुकेशन, तो 40 प्लस बच्चा जेन्युइन जो है उधर के ही है, 2-4-5 बच्चा इधर जुड़े हैं, लेकिन जो जुड़ जाते हैं पागल बना देते हैं क्लास के लिए, है ना। चलिए, विष्णु पंत छत्रे के गुरु कौन थे? हद्दू खा, रहमत खा, मोहम्मद खा, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे, आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो विष्णु पंत छत्रे की अगर गुरु की बात कर लेंगे तो ये है आपके हद्दू खा। कौन हो जाएंगे? हद्दू खा। ये ऑप्शन सही है। आगे ये सवाल, अगले सवाल इस पे भी डिस्कस किए हैं जी, तो उसी में से चलिए अगले अगर सीरीज देखे होंगे तो काफी सारे रागों को हम बताए होंगे कि जो दोनों मध्यम का प्रयोग होता है ना, तो शुद्ध भी लगते हैं और विकृत भी लगते हैं। तो दो यानी दोनों मध्यम वाला राग कौन सा है यहाँ पे आपको बताने। क्या वो विभाष होते हैं, मल्हार है, मारू बिहाग, या फिर दरबार? कई रागों का नाम एक साथ आपको लिखा दिए हैं कि भैया ये राग अगर आएगा तो ये दोनों मध्यम वाला है ना। तो बाकी आराम से छाट लेंगे। यहाँ फिलहाल एक राग जो बताए थे पिछले दिनों, उसमें एक देख रहा है मारू बिहाग जो है, जिसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग जो है वो होता है। इसके अलावा अगर सीरीज आप हमारा देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। कुछ भी 3 या 4 राग, हमने बहुत सारे रागों का नाम बताया, लेकिन आप 2 से 3 रागों का नाम बताइए ऐसा जिसमें म जो होता है, म का दोनों प्रयोग होता है, ठीक है, कोमल भी और विकृत भी। अगर पिछले, अच्छा एक बात और डाउट ना हो जाए आपका, है ना, डाउट ना हो जाए यहाँ पे कि अभी जो हम यहाँ पे आपको बताएं कि चाहे राग मधुबंती हो, एक मिनट, हाँ, राग मधुबंती हो या मुल्तानी हो, ये दोनों के आपका ऑर्डर संपूर्ण होता है, तो रे और ध जो है ये वर्जित है। अगर किसी को डाउट है तो देखिए, रे ध केवल आरोह में वर्जित होते हैं, अवरोह में तो रे ध होते हैं, एक में कोमल और एक में शुद्ध है, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा जनाब। अगली सवाल है, खुली और जवारीदार आवाज किस घराने की विशेषता है? देखो मारते होंगे, ये आगरा घराने की है, ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं ग्वालियर घराने से ही संबंधित है। आगरा घराने, कमेंट पे छाप दीजिए, लिखिए, टाइप करिए, याद रहेगा आपको। आगरा घराने को ही रंगीला घराना कहता है, लिख दीजिए एकदम 1 नंबर। अगर आप टाइप करके लिख देते हैं तो यकीन मानिए 1 नंबर फिक्स है। एक नया चीज ध्यान में रहेगा आपको हमेशा कि आगरा घराने को ही रंगीला घराना कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को निम्न में, 1 मिनट पहले इसको साइज में लिया है, नहीं तो पढ़ू में गड़बड़ा देंगे और आपको परेशानी ना हो जाए। चलिए, हाँ, अब यहाँ पे सवाल देखें, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? क्या वो स्वस्थान कहते हैं, सरगम कहते हैं, रागमाला, या फिर सादरा? आप सब जानते हो प्राचीन काल में जो आलाप होते हैं वो आपके स्वस्थान होते हैं। स्वस्थान के पहले नियम, दूसरे नियम सब पढ़े ना गुरु, बस वही वाली बात है। ख्याल के कितने मुख्य घराने माने गए? बताइए, ख्याल के कितने मुख्य घराने हैं भाई? क्या वो 7 है, 8 है, 9 है? इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल के मुख्यतः अगर बात कर लेंगे तो 7 घराने, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो भी आप पढ़ते हो किराना घराना के बारे में, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, रामपुर सहसवान घराना, जयपुर अतरौली घराना, सब क्या है? ये सब के सब ख्याल के घराने हैं, ठीक है। तो 7 घराने आपके जो है वो ख्याल के होते हैं। तो ये आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, 2900 शायद 49 से लेकर करके और आपका 69 नंबर का सवाल तक करा दिए। और अगर काउंट कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, जल्द बताइएगा हमें कि ये 20 प्रश्न में से कितने हैं। अगर आप 15 प्लस स्कोर कर जा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो गलतियां होती है, सबसे होगी, है ना, किसी से वो प्रश्न मिस्टेक तो किसी से ये प्रश्न मिस्टेक, तो ये ठीक है। अगर इससे कम रहा है तो आपको अच्छे तरीके से थ्योरी को मजबूत करना है। कहीं से कुछ भी पढ़े हैं, अगर आपके पास मटेरियल है तो उसको थोड़ा सा बार बार रीड करिए तो आपकी स्कोर जरूर बढ़ जाएगी। और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए कि ऐसे चीजें बताई जाए, वहां प्रैक्टिस करिए। ये भी लगा के चले जाएंगे तो वो चीज आप वहीं पे रह जाएगा, बाद में उस पे नहीं होगा। जो टीचर उस प्रश्न के ऊपर में जोड़ देते हैं, थोड़ा सा वीडियो का टाइमिंग बढ़ेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर उनको आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो फिर आपका एक छोटा छोटा धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और उस प्रश्न को आप कम भूलेंगे, एग्जाम में सही करके आएंगे।
चलिए बाकी कैसा लगा सीरीज जरूर कुछ लिखा करिए हमारे बारे में भी भाई, इस बीआर संगीत या बीआर एजुकेशन के बारे में, है ना। बाकी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और ऐसे अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर के आते रहेंगे, है ना। किसी भाई को प्रैक्टिस सेट चाहिए, देखिए 1 मिनट बोलना भूल रहे थे, किसी भाई को अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो बीपीएससी के लिए 1000 जो है वो पहले हम एस्टेट के लिए बनाए थे, तो एस्टेट का अभी भी है। अगर कोई न्यू एस्टेट देने वाले विद्यार्थी है तो 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। हमने 2024 में बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए। 2025 में भी मात्र 5 से 10 दिन के बीच में क्वालिफाई कर दिए थे लेकर के 1000 सेम टू सेम प्रश्न। इसी में से आपके 70-80 प्रश्न तो इसी में से आएंगे। 100 प्रश्न जो आपके होते हैं इसमें 60-70 प्रश्न आराम से इजीली यहीं से आ जाएंगे। इसको सेट लगा लीजिएगा आराम से डेली 30-50 क्वेश्चन करके, ठीक है। इसका फी आपको 199 लगेगा। एस्टेट का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो, अब जो इसके ऊपर में चले गए हैं ये सब दे लिए हैं, तो आपके लिए अलग से नया जो है वो आपके बीपीएससी के लिए जो है वो आपका प्रश्न जो है वो डिजाइन कर गया है। तो ये आप व्हाट्सएप पे मंगा के प्रिंट करा के कर सकते हैं। इसका फी भी वही लगेगा पहले की तरह ही 199 रुपीज, ठीक है। तो 199 में प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। नंबर यहाँ पे है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।